Hello everyone, I'm Saloni Dhiman and today we are going to do financial decisions. So there are three types of financial decisions. First is investment decision, then we have financing decision, and then we have dividend decision. Let's study all these one by one. First we have investment decision, जिसको हम capital budgeting decision भी बोलते हैं. ये डिसीजन हमें ये बताता है वेयर टू इन्वेस्ट मनी. अगर हमारे पास कुछ पैसा है, हमने उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये सब हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बताएगा. सो ऑब्वियसली एवरी फर्म हैव टू टाइप ऑफ एसेट्स. वी हैव फिक्स्ड एसेट्स, वी हैव करंट एसेट्स. तो आप क्या करोगे, बहुत वाइजली ये सोचोगे दैट वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट दिस पर्टिकुलर फंड इन फिक्स्ड एसेट or you want to invest this particular fund in current assets. ये decision बहुत important होता है because once you have taken this decision it cannot be reversed. एक बार अगर आपने मशीनरी खरीद ली है, 50 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है या 50 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, दोबारा आप घर आके ये नहीं बोलोगे ओ नो मैंने तो गलत मशीनरी खरीद ली है, दोबारा जाओगे रिटर्न करोगे. नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. सो बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन है एंड ये इम्पॉर्टेंट है कि आप शुरू से ही क्लियर हो कितने हमें फिक्स्ड एसेट्स खरीदने हैं, कितने हमें करंट एसेट्स खरीदने हैं. सो लॉन्ग टर्म इन नेचर, एक बार कोई मशीनरी ले ली दैट विल बी यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वो ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करेगा. येस आई रिपीट, एक बार अगर आपने कोई मशीनरी खरीद ली वो ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करेगा. उसी मशीन पे आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जो कि है डिपेंड करेगा. फिर आगे आपके पास इरिवर्सिबल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक बार मशीन खरीद ली इट इन्वॉल्व्स ह्यूज फंड्स और दोबारा से वो आप उसको इरिवर्सिबल या रिवर्स नहीं कर सकते कि हम इसको मशीनरी को बेच के कोई और बिजनेस स्टार्ट कर लें. रिस्क इन्वॉल्व होता है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व है तो रिस्क भी इन्वॉल्व होगा. पैसे डूबने का खतरा हमेशा आपके साथ रहेगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में. सेकेंड हमारे पास आता है फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसे कहाँ से लें. सो इट डील्स विद द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, हमें कहाँ से पैसे एक्वायर करने हैं या कहाँ से हमें फंड्स प्रोक्योर करने हैं. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. फर्स्ट इज़ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड. या तो हम अपना पैसा यूज़ करेंगे या हम किसी से बोरो करके लोन लेके पैसा यूज़ करेंगे. सो अगर हमारे पास पैसा नहीं है या फिर हम शेयर होल्डर से पैसा लेंगे, रिटर्न अर्निंग लेंगे, डिबेंचर होल्डर है, बैंक से लोन ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, तो इन दोनों में डिसाइड करना है कितना हम अपना पैसा लगाएंगे और कितना हम बोरोड फंड लेंगे. जैसे यहाँ पे ओनर्स फंड में हमारे पास आ जाएगा शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग, हम अपने पैसा लगा रहे हैं. बोरोड फंड में हम बाहर से पैसा लेंगे. तो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन ये बताएगा कि हम बिज़नेस में डेट इक्विटी रेशो कितनी रखें, डेट इक्विटी रेशो कितनी रखें, ये हमें डेट बताएगा, ये हमारी इक्विटी हो जाएगी. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करता है वेदर हम ओनर्स फंड यूज़ करें या बोरोड फंड. सो फर्स्ट इज़ कॉस्ट. हमें कॉस्ट देखना पड़ेगा, हमें कौन सा महंगा पड़ रहा है. तो ऑब्वियसली हमारे जो ओनर्स फंड है वो महंगे होते हैं, बोरोड फंड्स हमारे सस्ते होते हैं. इसका ये रीज़न है क्योंकि हमें इनको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है, लेकिन ओनर फंड्स को क्या मिलता है, रिमेनिंग प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है. फिर जैसे इसकी एक एग्जांपल हो, आपके पास 1 लाख रुपीज़ हैं, आपने 10,000 इनको पे कर दिया डिबेंचर होल्डर्स को और 90,000 बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए. सो देखो आप कंपैरिजन कर सकते हो कि हम 10,000 इज़ चीप एज़ कम्पेयर टू 90,000. तो ये हमारे बोरोड फंड सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओनर्स फंड. सेकेंड जो फैक्टर इफ़ेक्ट करेगा दैट इज़ रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि हमारा रिटेन्ड अर्निंग में कोई रिस्क नहीं होगा, हम अपना पैसा यूज़ कर रहे हैं. लेकिन जब हम बाहर से लोन लेंगे, हमारे जो एसेट्स हैं वो मॉर्गेज हुए होते हैं, उनको हमने गिरवी रख के लोन लिया होता है. सो ऑब्वियसली बोरोड फंड्स रिस्की होते हैं और ओनर्स फंड लेस रिस्की होते हैं. थर्ड इज़ कैश फ्लो पोजीशन. अगर हमारे बिज़नेस का अच्छा खासा चल रहा है, कैश इनफ्लो भी अच्छा है, तो क्या होगा, हमें पता है ईज़िली हम इंस्टॉलमेंट्स दे देंगे क्योंकि हमें रेगुलर कैश मिल रहा है.
इन दैट केस वी विल प्रेफर बोरोड फंड। अगर हमें किसी पॉइंट पे भी लगा कि यार हमें तो कैश ही नहीं आएगा, तो हम इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर पाएंगे, उस केस में हम ओनर फंड्स प्रेफर करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट, जब भी हमने कोई पैसा ऑब्टेन करना होता है वो हमें फ्री में नहीं मिलता, उसके साथ कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। लाइक अगर हमें शेयर्स इशू करने हैं, शेयर्स इशू करने की कॉस्ट को हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। ऐसे अगर हमने लोन लेना है, बैंक से हमें कुछ पेपर वर्क करवाना पड़ेगा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलेंगे। तो हम कंपेयर करेंगे दोनों की फ्लोटेशन कॉस्ट, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेंगे। लास्ट इज़ फिक्स्ड जो ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बिज़नेस की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। अगर हमारी कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही फिर भी हमें बहुत सारा पैसा लोगों को बांटना पड़ता है, तो ऑब्वियसली वी विल प्रेफर ओनर्स फंड। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सिर पे और ज़्यादा बर्डन आए। लेकिन अगर हमें लगता है फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम है हमारी, हम ईज़िली इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, ईज़िली इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं, देन डेफिनेटली वी विल प्रेफर बोरोड फंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिविडेंड फंड्स। इट इज़ रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। हमारी कंपनी ने पैसा कमाया है, ठीक है, उसको हम सरप्लस बोलेंगे। अब वो पैसा हम अपने पास रखेंगे, कंपनी अपने पास रखेगी या अपने शेयर होल्डर्स को देगी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड बोलेंगे। सो देयर आर टू ऑप्शंस, ईदर कंपनी कैन रिटेन द मनी विद देमसेल्फ, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलेंगे, या फिर वो ही मनी दे कैन डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स, जिसको हम ये बोलेंगे कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पैसा। तो इसमें भी देयर आर मेनी फैक्टर्स विच हैव टू बी केप्ट इन माइंड। सबसे पहले हम अर्निंग देखेंगे। अगर हमारे बिज़नेस की अर्निंग ज़्यादा हैं एंड दे आर रेगुलर, तो हम क्या करेंगे, हमें डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें आगे पैसा आ जाएगा, हमें पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हमारी अर्निंग्स लो हैं एंड वी हैव इरेगुलर अर्निंग्स, पता है वापस पैसा नहीं आएगा, तो वो पैसा हम अपने पास रखेंगे, वी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स। सेकेंड आ गया स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर है देन वी विल डिस्ट्रीब्यूट द फंड्स टू शेयर होल्डर्स, इरेगुलर है देन वी विल कीप इट एज अ रिटर्न अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, कई बिजनेसमैन की पॉलिसी होती है कि हमने अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड पे करना है। इन दैट केस वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा शेयर होल्डर्स को देंगे और अपने पास कम रहेंगे। इसका मेजर बेनिफिट यही होगा कि हमारी गुडविल ख़राब नहीं होगी और हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ हमने पैसा कंपनी में लगाया और हमें उसका रेट ऑफ रिटर्न भी मिल रहा है, हमें उसका रिटर्न भी मिल रहा है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, फोर्थ पॉइंट, अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में जाके ठीक है हमें बिज़नेस को एक्सपैंड करना है या हमें न्यू मशीनरी खरीदनी है, न्यू एसेट खरीदना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हुई, तो हम कम से कम पैसा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारे पास जो अपना पैसा होगा उसको यूटिलाइज करेंगे टू बाय न्यू एसेट्स, टू डिवर्सिफाई और मॉडर्नाइज आवर बिजनेस। सो अगर हमें फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं, वी विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट दैट फंड टू शेयर होल्डर्स, वी विल कीप इट विद अस एंड उसी पैसे को यूज़ करके वी विल इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स। फिफ्थ आ गया प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स। ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल सही है, सेम है, सिमिलर है। अगर हमारे शेयर होल्डर्स को पैसे चाहिए, दे वांट दैट देयर इनकम शुड बी रेगुलर, तो हमें कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे शेयर होल्डर रिस्क टेकर्स हैं, उनको है कि नहीं हमारा पैसा आप आगे कंपनी में इन्वेस्ट करो ताकि हमारी शेयर वैल्यू इंक्रीज़ हो, तो हम रिटेन्ड अर्निंग ज़्यादा रखेंगे और उससे हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, जब हमारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास दो ऑप्शन होती है, या तो हम अपना पैसा यूटिलाइज़ करें या हम बाहर से पैसा लें। जब हम अपना पैसा यूटिलाइज़ करते हैं, जब हम रिटेन्ड अर्निंग्स यूज़ करते हैं, उसमें ज़ीरो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, हमें कोई पैसा आउटफ्लो नहीं होना होता है। जब हमने लोन लिया हमें पता है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सो हमारी रिटेन्ड अर्निंग बहुत चीप सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। इसीलिए जब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम अपना पैसा यूटिलाइज़ करें इंस्टेड ऑफ बोरिंग इट फ्रॉम आउटसाइड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। If you still have any doubt, feel free to ask me. Thank you for watching this video, and if you find this video very useful, you can subscribe my channel and also share this video with your friends.
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।